अगर मैं आज रात 12 बजे तुम्हें बुलाऊं, तो क्या तुम आओगे? आरन के कानों में जैसे ही आवाज गूंजती रह गई। सामने खड़ी उसकी नई मालकिन नंदिनी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में ऐसा डर था, जैसे वह किसी बड़े राज का बोझ अकेले उठा रही हो। आर्यन कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही नंदिनी धीमी आवाज में बोली, किसी से मत कहना, बिल्कुल किसी से भी नहीं। यह कहकर वह तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आधी रात को बुलाने की क्या वजह हो सकती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आर्यन एक छोटे से शहर से नौकरी की तलाश में इस कस्बे में आया था। कई दिन भटकने के बाद उसे रहने के लिए एक पुराना लेकिन साफ सुथरा मकान मिल गया। मकान की मालकिन थी नंदिनी, करीब 35 साल की, शांत स्वभाव की और कम बोलने वाली महिला। उसके साथ उसकी एक 15 साल की बेटी नेहा रहती थी। पूरा मोहल्ला नंदिनी की इज्जत करता था, लेकिन उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे सभी किसी अनकहे डर की वजह से चुप रहते हों। पहले दिन जब आर्यन अपना सामान लेकर पहुंचा, तो नंदिनी ने बस इतना कहा, समय पर किराया देना और एक बात हमेशा याद रखना, रात को 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। कोई खास वजह? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। बस मेरी बात मान लेना। आर्यन ने सोचा, शायद पुराने ख्यालों वाली महिला होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम तक वह अपना सामान जमाने लगा। तभी नेहा चाय लेकर आई। मम्मी ने भेजी है। आर्यन मुस्कुराया, धन्यवाद। नेहा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी ऊपर से नंदिनी की आवाज आई, नेहा। लड़की तुरंत वापस चली गई। आर्यन को यह सब थोड़ा अजीब लगा। रात करीब 11 बजे वह छत पर टहलने गया। पूरा मोहल्ला लगभग सो चुका था। अचानक उसने देखा कि सामने वाली गली में दो आदमी खड़े होकर नंदिनी के घर की तरफ देख रहे थे। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद वो चले गए। आर्यन ने सोचा, शायद किसी का इंतजार कर रहे होंगे। अगली सुबह मोहल्ले की किराने की दुकान पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ रहते हो? नंदिनी जी के मकान में। इतना सुनते ही बुजुर्ग के चेहरा बदल गया। अच्छा। फिर उन्होंने बात बदल दी। आर्यन को यह व्यवहार समझ नहीं आया। दिन बीतते गए। आर्यन ने महसूस किया कि नंदिनी बहुत कम बाहर निकलती थी, लेकिन हर शाम वह घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुद बंद करती थी, जैसे उसे किसी के आने का डर हो। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, सब ठीक है ना? नंदिनी मुस्कुराई, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कान नकली लग रही थी। उस रात ठीक 11 बजे आर्यन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। टक टक टक। आवाज धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर दरवाजे पर 3 बार हल्की सी दस्तक हुई। आर्यन ने दरवाजा खोला। बाहर नंदिनी खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से डरा हुआ था। मेरे साथ चलो। आर्यन घबरा गया, क्या हुआ? अभी मत पूछो, बस चलो। दोनों बिना आवाज किए घर के पिछले हिस्से में पहुंच गए। वहां एक छोटा सा स्टोर रूम था। नंदिनी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर पुरानी अलमारियां और लकड़ी के बक्से रखे थे। उसने एक लोहे का संदूक दिखाया, अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो इसे पुलिस तक पहुंचा देना। आर्यन हैरान रह गया, लेकिन इसमें क्या है? नंदिनी ने सिर हिलाया, अभी नहीं बता सकती। इतने में बाहर किसी के कदमों की तेज आवाज आई। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई आ गया। उसने जल्दी से संदूक वापस अंदर रख दिया। दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई उनकी तरफ देख रहा हो, लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही सब कुछ समान दिखाई दे रहा था, जैसे रात की घटना हुई ही ना हो। आर्यन ने नाश्ते के समय नंदिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जो कुछ रात में हुआ, उसके बारे में किसी से मत कहना। उसी दोपहर एक महंगी एक्सयूवी घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से लगभग 40 साल का एक आदमी उतरा। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आंखों में घमंड। कैसी हो बहन? नंदिनी का चेहरा देखते ही बदल गया। रघुवीर तुम? आर्यन समझ गया कि यह नंदिनी का बड़ा भाई है। रघुवीर बिना पूछे घर के अंदर घुस गया। उसकी नज़र पूरे कमरे में घूम रही थी, जैसे वह कुछ तलाश रहा हो। बहन सोच लो, कागज मुझे दे दो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। नंदिनी ने सख्त आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। रघुवीर हंस पड़ा। तुम जितना छुपाओगी मुझे उतना ही यकीन होगा कि वो चीज यही है। यह कहकर उसने पहली बार आर्यन की तरफ देखा। नया किराएदार? जी। रघुवीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं था। इस घर में ज्यादा सवाल मत पूछना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। इतना कहकर वह चला गया। उस शाम नेहा चुपचाप आर्यन के कमरे के बाहर आई। उसकी आंखें नम थीं। वह धीरे से बोली, भैया, अगर मम्मी आपको रात में फिर से बुलाएं तो मना मत करना। आर्यन कुछ पूछता, उससे पहले ही नेहा दौड़कर चली गई। रात के ठीक 12 बजे आर्यन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से सिर्फ संदेश आया, आज स्टोर रूम मत जाना, वहाँ कोई पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। संदेश पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे।
उसी समय उसके दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तक हुई, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार नंदिनी नहीं थी। दरवाजे पर लगातार 3 दस्तक हुई। आर्यन का गला सूख गया। कुछ ही सेकंड पहले उसके मोबाइल पर मैसेज आया था, आज स्टोर रूम मत जाना, वहाँ कोई पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। बाहर नंदिनी नहीं थी। दरवाजे के सामने सिर्फ एक छोटा सा सफेद लिफाफा पड़ा था। उसने चारों तरफ देखा। पूरा आंगन शांत था। दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक कागज था, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, जिस पर भरोसा कर रहे हो वही सबसे बड़ा सच तुमसे छिपा रहा है। उसके हाथ कांप गए। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन। वह पलटकर देखता है। नंदिनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा घबराहट थी। तुम बाहर क्यों आए? मैंने कहा था ना, रात में दरवाजा मत खोलना। आर्यन ने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। नंदिनी ने पढ़ते ही कागज अपने दुपट्टे में छिपा लिया। यह बात नेहा तक को मत बताना। लेकिन आखिर हो क्या रहा है? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अभी जितना कम जानोगे उतना सुरक्षित रहोगे। इतना कहकर वह वापस चली गई। लेकिन इस बार आर्यन ने तय कर लिया था कि वह सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। अगली सुबह मोहल्ले का माहौल बदल गया था। 2-3 लोग घर के सामने खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जैसे ही आर्यन बाहर निकला वो चुप हो गए। उसे महसूस हुआ कि इस घर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में पूरा मोहल्ला जानता है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। दोपहर में नेहा पढ़ाई कर रही थी। आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा, स्कूल नहीं गई? नेहा बोली, आज छुट्टी ली है। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, भैया आपको मम्मी पर भरोसा है? आर्यन ने बिना सोचे कहा, हाँ। नेहा की आंखें भर आई। तो चाहे कुछ भी हो जाए उनका साथ मत छोड़ना। यह कहकर वह अंदर चली गई। आर्यन और उलझ गया। शाम को अचानक एक पुलिस जीप घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक युवा अधिकारी उतरा। साफ सुथरी वर्दी, तेज नजर और शांत स्वभाव। मैं इंस्पेक्टर प्रतीक हूँ। नंदिनी का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। प्रतीक ने विनम्रता से कहा, कुछ पुराने दस्तावेज के बारे में जानकारी चाहिए थी। नंदिनी ने सामान्य बनने की कोशिश की, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, अगर मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। जाते जाते उसने चुपके से आर्यन की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो सीधा मुझसे मिलना। यह बात सुनकर आर्यन और भी सोच में पड़ गया। फिर घड़ी में 12 बजे। इस बार नंदिनी खुद आर्यन के कमरे में आई। चलो। दोनों धीरे धीरे पीछे वाले स्टोर रूम तक पहुंचे। नंदिनी ने वही पुराना संदूक बाहर निकाला। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक डायरी और कई तस्वीरें थी। आर्यन ने पहली तस्वीर उठाई। उसमें नंदिनी, एक व्यक्ति और छोटी सी नेहा मुस्कुरा रहे थे। ये कौन है? नंदिनी की आंखें नम हो गई। मेरे पति। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर उसने डायरी उठाई। इस डायरी में ऐसा सच लिखा है जिसके कारण पिछले 5 साल से हमारी जिंदगी बदल गई। आर्यन कुछ पढ़ पाता उससे पहले ही बाहर किसी के तेज गिरने की आवाज सुनाई दी। धड़ाम। दोनों चौंक गए। नंदिनी ने तुरंत डायरी वापस रख दी। कोई बाहर है। आर्यन धीरे से दरवाजे तक पहुंचा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई दीवार के पीछे छिपा हुआ है। वह आगे बढ़ा। अचानक एक परछाई तेजी से भागी। आर्यन उसके पीछे दौड़ा, पर वह आदमी गली की मोड़ पर गायब हो गया। वापस लौटा तो नंदिनी परेशान खड़ी थी। कुछ मिला नहीं। तभी आर्यन की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चमकती हुई चाबी पड़ी थी। उसने उठाकर नंदिनी को दिखाई। नंदिनी चाबी देखते ही घबरा गई। ये कहाँ से आई? तुम इसे पहचानती हो? नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ, यह उसी अलमारी की दूसरी चाबी है जिसकी पहली चाबी मेरे पास थी। अब यह सवाल था कि दूसरी चाबी किसके पास थी। अगले दिन सुबह रघुवीर फिर घर आ गया। इस बार उसके साथ 2 आदमी भी थे। वह हंसते हुए बोला, बहन, आखिरी बार समझा रहा हूँ, जो चीज छिपा रही हो दे दो। नंदिनी ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रघुवीर ने पूरे घर पर नजर दौड़ाई। फिर उसकी नजर आर्यन पर जाकर रुक गई। लगता है अब तुम्हारा नया किराएदार भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है। आर्यन शांत रहा। रघुवीर जाते जाते मुस्कुराया। आज रात के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। उसकी यह बात सुनकर नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। रात के करीब 11:30 बजे बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरे में डूब गया। नेहा डरकर अपनी माँ के पास आ गई। उसी समय बाहर किसी गाड़ी रुकने की आवाज आई। आर्यन ने खिड़की से झांका। 3 नकाबपोश लोग घर की पिछली दीवार फांद रहे थे। उसने तुरंत नंदिनी से कहा, घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। नंदिनी ने घबराकर संदूक की तरफ देखा। उन्हें वही चाहिए। आर्यन बिना देरी किए बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोरदार वार किया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधला होने लगा। बेहोश होने से पहले उसे सिर्फ इतना देखा, एक नकाबपोश आदमी संदूक उठाकर भाग रहा था और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रतीक की जीप तेजी से घर की ओर आ रही थी। आर्यन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो चुका था। उसे बस इतना दिखाई दिया
कि एक नकाबपोश आदमी लोहे के संदूक उठाकर पिछली दीवार की तरफ भाग रहा था। उसी समय बाहर से पुलिस की जीप की तेज आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर पिटीक अपनी टीम के साथ घर में दाखिल हुआ। कोई पीछे की तरफ गया है, जल्दी। दो सिपाही दौड़ पड़े। उधर नंदिनी रोते हुए आर्यन के पास पहुंची। आर्यन, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा। कुछ मिनट बाद आर्यन को होश आया। सिर में हल्का दर्द था, लेकिन वह उठ बैठा। संदूक, वो लोग संदूक ले गए। प्रतीक ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने उनका चेहरा देखा? नहीं, सबने नकाब पहना था। प्रतीक तुरंत पिछली गली की तरफ बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस वापस लौटी। एक सिपाही बोला, सर, गली के बाहर एक गाड़ी मिली है, लेकिन उसमें कोई नहीं था। प्रतीक ने गहरी सांस ली। मतलब ये लोग पहले से पूरी तैयारी करके आए थे। तभी दूसरे सिपाही ने कहा, सर, संदूक नहीं मिली, लेकिन ये बैग मिला है। बैग खोलने पर उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक फोटो थी। फोटो देखकर नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बुदबुदाई, ये फोटो इनके पास कैसे पहुंची? आर्यन ने फोटो देखी। उसमें नंदिनी, उसके दिव्यांग पति और रघुवीर भी खड़ा था, लेकिन तस्वीर के पीछे एक तारीख और एक पता लिखा था। प्रतीक ने तुरंत वह पता अपनी डायरी में नोट कर लिया। अगली सुबह प्रतीक ने आर्यन को थाने में बुलाया। मुझे लगता है यह मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं। आर्यन ने पूछा, फिर क्या? प्रतीक ने मेज पर फोटो रख दी। इस तस्वीर के पीछे लिखा पता 5 साल पहले ही बंद हो चुकी एक पुरानी फैक्ट्री का है। वहाँ क्या है, यही पता लगाने जा रहे हैं। दोपहर में प्रतीक, आर्यन और दो सिपाही उस पुरानी फैक्ट्री पर पहुंचे। फैक्ट्री कई सालों से बंद थी। चारों तरफ सन्नाटा था, अंदर धूल जमी हुई थी। जैसे ही वह मुख्य हाल में पहुंचे, प्रतीक की नज़र फर्श पर पड़े ताजे जूतों के निशान पर गई। कोई यहाँ हाल ही में आया था। सब लोग सावधानी से आगे बढ़े। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर वही लोहे का संदूक रखा था। आर्यन खुश होकर बोला, सर, संदूक मिल गया। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, प्रतीक ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। उसने फर्श की तरफ इशारा किया। दरवाजे के पास एक पतली तार बंधी हुई थी। अगर कोई बिना देखे अंदर जाता तो तार टूट जाती। ऊपर रखा भारी लोहे का सामान गिर सकता था। प्रतीक ने सावधानी से तार हटवाई। लगता है हमें डराकर वापस भेजना चाहते थे। संदूक खोला गया, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ पुराने अखबार थे। असली दस्तावेज गायब थे। आर्यन हैरान रह गया। मतलब किसी ने पहले से ही सब निकाल लिया। उसी समय बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। प्रतीक और आर्यन दौड़कर बाहर निकले। एक काली एक्सयूवी तेज रफ्तार से निकल चुकी थी। प्रतीक ने नंबर प्लेट का आधा हिस्सा देख लिया। इतना काफ़ी है, गाड़ी का पता चल जाएगा। शाम को नंदिनी के घर लौटते ही नेहा दौड़कर आई। मम्मी, कोई आपके कमरे में गया था। सभी अंदर पहुंचे। कमरे की अलमारी खुली हुई थी, सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई कीमती सामान नहीं ले गया था। आर्यन ने ध्यान से देखा। अलमारी के अंदर एक छोटा सा कागज चिपका था। उस पर लिखा था, अगली बार देर मत करना। प्रतीक ने वह पर्ची सबूत के तौर पर अपने पास रख ली। रात को पहली बार नंदिनी ने पूरा सच बताना शुरू किया। 5 साल पहले मेरे पति एक जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले की सच्चाई जान गए थे। उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा किए थे। फिर उनकी अचानक मौत हो गई। नंदिनी कुछ पल के लिए चुप हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि सही समय आने पर ही उन दस्तावेज को पुलिस को दे देना। इंस्पेक्टर प्रतीक ने फोन रखते ही गंभीर आवाज में कहा, जिस एक्सयूवी का आधा नंबर हमारे पास था, वह रघुवीर की कंपनी के नाम पर रजिस्टर है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने धीरे से कुर्सी पकड़ ली। उसे जैसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था। आर्यन ने पूछा, तो अब क्या करेंगे सर? प्रतीक ने जवाब दिया, अब हम अंदाजों पर नहीं, सबूत पर काम करेंगे। अगर रघुवीर सच में इसमें शामिल है, तो इस बार वह सच में बच नहीं पाएगा। अगली सुबह पुलिस ने रघुवीर की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उधर नंदिनी बार बार उसी डायरी के बारे में सोच रही थी, जो अब भी सुरक्षित थी। संदूक तो चोर ले गए, लेकिन असली राज संदूक में नहीं था। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? नंदिनी मुस्कुराई। जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार आधी रात को बुलाया था, उसी रात मैंने असली दस्तावेज संदूक से निकालकर ऐसी जगह रख दिए थे जहां किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो संदूक सिर्फ एक छलावा था। हाँ, अगर कोई चोरी करने आए तो वही लेकर भागे। प्रतीक ने संतोष की सांस ली। यानी अब भी हमारे पास सबसे अहम सबूत सुरक्षित है। नंदिनी कमरे के एक कोने में रखे पुराने भगवान के मंदिर के पास गई। उसने मंदिर के नीचे लगी लकड़ी की पतली पट्टी हटाई। अंदर एक जलरोधी लिफाफा रखा था। उसमें जमीन के असली दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और कुछ हस्तरक्षित कागज थे। प्रतीक ने उन्हें ध्यान से देखा। यही वो सबूत है जिनकी हमें तलाश थी। इसी दौरान एक चीज मिली, एक पेन ड्राइव। प्रतीक ने उसे अपने लैपटॉप में लगाया।
उसमें कई रिकॉर्डिंग थी। एक रिकॉर्डिंग में रघुवीर कुछ लोगों से कह रहा था, ये कागज किसी भी कीमत पर मेरे हाथ लगने चाहिए। अगर ये पुलिस तक पहुंच गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब पहली बार रघुवीर के खिलाफ ठोस सबूत था। प्रतीक ने उसी शाम एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर खबर फैलाई कि असली दस्तावेज अभी भी नंदिनी के घर के स्टोर रूम में छुपे हैं। यह खबर रघुवीर तक पहुंची ही थी। रात के करीब 12 बजे, वही समय, वही सन्नाटा। आर्यन, प्रतीक और पुलिस की टीम घर के अलग-अलग हिस्से में छिप गई। नंदिनी और नेहा सामान्य व्यवहार करती रही। करीब 15 मिनट बाद पिछले दरवाजे के पास हल्की आहट हुई। 2 लोग अंदर कूदे। उनके पीछे तीसरा आदमी आया। जब उसने अपना नकाब हटाया तो वह रघुवीर था। वह सीधा स्टोर रूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, प्रतीक की आवाज गूंजी, रघुवीर, पुलिस, वहीं रुक जाओ। रघुवीर घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहले से ही मौजूद पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। कुछ ही मिनटों की भाग दौड़ के बाद उसे पकड़ लिया गया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में रघुवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसे रिकॉर्डिंग सुनाई गई और दस्तावेज दिखाए गए तो उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वह लालच में आकर जमीन अपने नाम करना चाहता था। उसे लगता था कि नंदिनी के पति ने उसके खिलाफ सबूत छिपा दिए हैं। इसी वजह से वह कई सालों से उन दस्तावेज की तलाश कर रहा था। कुछ दिनों बाद अदालत में सारे सबूत पेश किए गए। जांच पूरी होने के बाद रघुवीर और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। नंदिनी के पति का नाम भी सम्मानपूर्वक साफ हुआ। उन पर लगे सारे झूठे आरोप हटा दिए गए। घर का माहौल पहली बार पूरी तरह शांत था। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, अब हमें रात में डर नहीं लगेगा ना? नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। नेहा बेटा, अब सब ठीक हो गया है। आर्यन यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। नंदिनी उसकी तरफ बढ़ी। अगर उस रात तुम मेरा भरोसा नहीं करते तो शायद मैं कभी यह लड़ाई जीत नहीं पाती। आर्यन ने कहा, भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। इंस्पेक्टर प्रतीक ने भी मुस्कुराकर कहा, और सच देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने अपने घर के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया। यह घर अब डर का नहीं, भरोसे की पहचान है। मोहल्ले के लोग जो पहले तरह-तरह की बातें करते थे, अब सम्मान से नंदिनी का अभिवादन करते थे। नेहा अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी। आर्यन की नौकरी भी स्थायी हो गई। एक शाम सब लोग घर की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, उस रात अगर मैंने तुम्हें आधी रात को नहीं बुलाया होता, तो शायद आज हमारा सच कभी सामने नहीं आता। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कभी-कभी सबसे अंधेरी रात ही नई सुबह की शुरुआत बन जाती है। और इसी के साथ उस घर की अधूरी कहानी हमेशा के लिए पूरी हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल